कम्युनिकेशन में हमने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये टॉपिक जो है आज हमारा है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है सर? जहां पर शब्दों का जब आप यूज करें, हिंदी में बोलते हैं इसको शब्दिक, वर्ड्स का जब आप यूज करेंगे तो वो क्या है आपके वर्बल है सर। और ऐसी जगह है पर जहां पर शब्द यूज नहीं किया आपने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सा भी छूटा सारा काम से गया अपना टॉपिक, है ना। नॉन वर्बल सर जहां पर हमें शब्दों की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर शब्द, माने अशाब्दिक मैं बोल दूं इसको तो चलेगा, अशाब्दिक, ठीक है, जहां पर शब्द की जरूरत नहीं है। जैसे कभी कभी हम रास्ते में जा रहे हैं, एक दोस्त आगे सामने आ रहा है, अमरीश गिरी जी, हम उसकी तरफ हंस देते हैं और आईब्रोज जो है थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, मतलब कि क्या हालचाल है ना, सब ठीक, या फिर हैंड्स अप कर देते हैं, है ना, थंब दिखा देते हैं, मतलब वेल डन, इस तरीके से। वहां पर हमने कुछ बोला नहीं है, बट इसी से हमारा जो है भाव भंगिमा जाहिर हो गई। हमने छोटे बच्चे को आंखें दिखा दी बहुत, है ना, बुरी तरह से, तो छोटा बच्चा अपने आप अपनी हरकत जो कर रहा है वो, है ना, शरारत कर रहा है, उसको बंद कर देता है, टीचर जब दिखाता है, बोल के नहीं कहता टीचर, ऐसे ही समझ जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये गेस्चर पोस्चर सेक्टर जो है ये हमारे नॉन वर्बल है, ईटीसी, है ना, साइन लैंग्वेज वगैरह जितनी भी आगे नॉन वर्बल है। वर्बल में सर शब्द यूज होते हैं, और ये शब्द आप मुंह से बोल सकते हैं, माने ओरल होते हैं, मुंह को ओरल बोलते हैं, और सर आप हाथ से लिख भी सकते हैं, माने राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओरल एंड रिटन दो प्रकार से, ठीक है जी। ये वर्बल हमारे दो प्रकार से होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बात क्लियर? यहां से अब हमारी जो आज की जो रेस है वो स्टार्ट होती है ना, कक्षा की। तो रमन डूडी मैम, इतनी सी बात क्लियर है, शुरुआत यहां से होगी, हमारा बेस। अब हम बात करते हैं आगे, तो कहते हैं आगे जो है हमारा शाब्दिक संचार। अब ये सारा वैसे तो मैंने बेस बता दिया, अब हमारे क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे उसके लिए हमें लाइन टू लाइन इसको रीड आउट करना रहेगा, है ना। क्वेश्चन बनाने के लिए जो पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट हमारे क्लियर हो गए। कहते वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जिसमें सर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, इट इज यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। इसमें जो है हम सर शब्दों का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और वो शब्द आप बोल करके करें, स्पोकन के थ्रू, या फिर रिटन मतलब लिख करके करें, वो आपकी इच्छा है सर। अगर आपने वो बोल करके किया तो उसको आपने क्या नाम दिया? ओरल कम्युनिकेशन, ओरल। और अगर कवियों की तरह आपने कविता लिख करके सर संदेश पहुंचाया तो वो क्या होगा? रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। माने वर्बल के ही दो पार्ट है, ओरल एंड रिटन। कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है कि सर नॉन वर्बल जो है रिटन नॉन वर्बल है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, विद्यार्थीगण अपनी चीज को ठीक कर लेंगे, है ना। चैट बॉक्स में सर हम करते हैं, चैट करते हैं व्हाट्सएप पर लिख करके मैसेजिंग, तो वो क्या है? हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है नंबर वन तो। और वर्बल में भी मैं बात करूं तो कौन सा है? रिटन है। डन। अगर आपने मुझे भेज दिया लिख करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया, व्हाट्सएप पर ही भेजा, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि सर इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आवाज आई, तो वो कौन सा सर? वर्बल कम्युनिकेशन है। बट है कौन सा? वर्बल का भी ओरल पार्ट है। बात क्लियर? ओरल हम क्या बोलते हैं? दांतों को बोलते हैं। ओरल भी ब्रश भी आता है ना, तो ओरल माने टीथ, मुंह के लिए, और मुंह से जहां यूज होगा, मुंह का, माउथ का यूज होगा, वो सिर्फ आपका ओरल टाइप होगा। तो इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय वर्बली। वर्बली जहां पर आप बोल करके शब्दों का प्रयोग करके जो है आप मैसेज कन्वे करेंगे, वही आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। एक छोटी सी चीज को मैं समझाने के लिए इमोजी सेंड किया तो हाँ नॉन वर्बल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कंचन मैम, है ना, उसके इशारे समझेंगे हम, उसमें शब्द नहीं छुपे हुए, लैंग्वेज नहीं है, वो एक अलग डिफरेंट चीज है। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, अब गहराई से समझना, देखो छोटी छोटी बात, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को इसमें। तो जो भी छोटी से छोटी बात है, मुझे आपको हठ योग के 6 अंग बताने हैं, साधक तत्व, हठ पर दीपिका में साधक बाधक होते हैं ना, ऐसे इस तरीके से, या मुझे मौलिक अधिकार बताने संविधान में कितने हैं, उनको मैं हो सकता है पर डे एक अधिकार पर चर्चा कर सकता हूं, एक महीने भी क्लास कर सकता हूं, हो सकता है मैं 2 मिनट में ट्रिक बता दूं, उससे भी याद हो सकता है, सारी चीजें। मतलब ये सर जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, इनमें आपको ध्यान रखना होता है कि ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न करें, आपका मैसेज प्रभावी होना चाहिए। इसके लिए आप KISS इस टर्म का यूज करें, एग्जाम में आया था, है ना, कि KISS, इसका सर प्रयोग जो है कहां पर होता है ना, कौन सी कम्युनिकेशन में, वर्बल में या नॉन वर्बल में? तो ऑब्वियस सी बात है वर्बल में, क्योंकि आपके पास शब्द है। आप एप्लीकेशन लिखते थे बचपन में, जो है हमने 7th 8th क्लास में लिखी होगी, तो हमारे टीचर्स क्या कहते थे? बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन लिखना, छोटी एप्लीकेशन लिखने तो मार्क्स नहीं देंगे एग्जाम में। बट आज आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप 2 लाइन की लिखते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं जो है आपके विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मैं मुझे 2 दिन की छुट्टी कृपया प्रदान की जाए, धन्यवाद, बस 2 लाइन। छोटे से छोटे में अपना मैसेज कन्वे करते हैं, यही है KISS, है ना, कीप
इट, शॉर्ट एंड सिंपल, ये इसका फुल फॉर्म है। दो तीन बार ये प्रश्न आ चुका है ड्रमंड डूडी में, इंपॉर्टेंट है। तो KISS इस टर्म का प्रयोग किस में होता है, कौन सी कम्युनिकेशन में? सर शब्द जहां होंगे वहीं पर, क्योंकि वहीं तो हम छोटा कर सकते हैं। इशारों को छोटा क्या करना, इशारे तो इशारे हैं, है ना। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन माने इस शब्दों वाले कम्युनिकेशन में यूज होता है, शाब्दिक संचार में। वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज ओरल एंड रिटन। ये हमने पहले चर्चा कर ली मोटे तौर पर। हाँ, तो अब मैं थोड़ी सी बात को और गहराई से करने की कोशिश करता हूं कि कम्युनिकेशन है हमारा, कम्युनिकेशन को हमने कहा कि सर एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है, ठीक है। वर्बल को हमने कहा कि सर जहां पर हम शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्पिता गुप्ता जी, शाब्दिक, और नॉन वर्बल अशाब्दिक, ठीक है जी। वर्बल कम्युनिकेशन को हमने कहा कि शाब्दिक है और इसके सर पार्ट हैं दो, क्या क्या? नंबर एक ओरल, नंबर दो रिटन, ठीक है। नॉन वर्बल के भी टाइप्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, जैसे आंखों को इशारे से हिला के दिखाना, गंध देख करके पहचान लेना, किसी के शरीर से बदबू आ रही है बहुत ज्यादा, तो हमने कम्युनिकेट कर लिया कि ये सर 3-4 दिन नहाया नहीं हुआ होगा ना, पक्का स्मेल से पता लगा लिया। आंखों से देख करके लगा लिया, सर दिखने में वो बहुत ही है ना कुकृत्य कार्य कर रहा था, तो इसका मतलब सर इसका चरित्र ऐसा होगा, ये वो वगैरह वगैरह, अच्छा नहीं है। तो इस चीज से है ना, अशाब्दिक में भी बहुत सारे टाइप्स है, वो हम आगे सारे टाइप्स देखेंगे। तो नॉन वर्बल जहां पर शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वर्बल जहां पर शब्दों की आवश्यकता, चाहे आप बोल के करें चाहे आप लिख करके करें, वो आपकी मर्जी है। तो हमने क्या देखा, शाब्दिक संचार। शाब्दिक में ओरल देख रहे हैं पहले, मौखिक संचार जिसको बोलते हैं। इसमें हम अपने बातों को एक सेंडर जो है रिसीवर का तक मैसेज पहुंचाएगा, वो कैसे? लिख करके नहीं, किससे? बोल करके, मुंह के थ्रू, है ना। मौखिक है तो मुख से बताएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, नॉर्मली जब अगर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, सामने आमने सामने खड़े हैं, तो फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो सकता है, जैसे आप सब्जी खरीदते समय सब्जी वाले के साथ बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। स्पीच हो सकता है आपका, भाषण देते हैं आप। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हो सकता है, आप टेलीफोन पर कॉल कर रहे हैं। बेशक कंचन तिवारी जी आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो कॉल कर रहे हैं या इवन की वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो आपका कौन सा है? ओरल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। बोल करके वीडियो कॉल हो गया, या टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट के थ्रू वो वाला पार्ट जिसमें आप जबान का यूज कर रहे हैं, है ना, ईटीसी। ये सारे एग्जांपल सर आपने एटसेट्रा, ये सारे ओरल कम्युनिकेशन हो गया। आगे स्पोकन वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड इन ओरल कम्युनिकेशन। स्पोकन जो शब्द होते हैं वही आपके ओरल में यूज होते हैं, है ना, मौखिक वाले ओरल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन सर इन्फ्लुएंस होती है किससे? कंचन जी शट अप, ये मैंने बोला, कोई बुरा नहीं लगा, है ना। रुचि जी गो, है ना। या जो भी हम एक दूसरे को मजाक में करते रहते हैं, बहुत सारे शब्द बोलते हैं, तो उनसे आपको कैसे पता लगा कि मैंने आपको शटअप कहा? जैसे आपका दोस्त आपको शटअप कहता है, और एक आपको टीचर शटअप कहता है, और एक कोई अननोन पर्सन शटअप कहता है, तो तीनों में सर अंतर होता है, तीनों से हम जो भावना अलग अलग समझते हैं। तो जब हमें शटअप कहा किसी ने, तो उसकी पिच कैसी थी? पिच का मतलब कि उसकी जो है शब्दों पर प्रभाव, जोर कितना था, है ना, किस तरीके से बोला, ध्वनि वॉल्यूम कितनी थी, शटअप बहुत लाउडली कहा, या एक ऐसे एक टोंटबाजी में कह दिया, एक मजाक में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल देने के लिए शटअप कहा, तो कोई बुरा नहीं लगा किसी को, है ना, ठीक है। तो मात्रा यानी कि कुछ पिच होती है, वॉल्यूम होती है, और स्पीड, कि मैं किस गति से बोल रहा हूं। मान लीजिए ये मैं, है ना, जल्दी जल्दी, मौखिक संचार ये होता है, संभाषा कहते हैं, आगे चल गया, एक स्लाइड फिर आगे लगा। इससे ये पता लगता है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, तो मतलब आप कहीं ना कहीं नर्वस हो, कोई चीज जल्दी जल्दी बता रहे हो ना, नर्वस हो। या कोई बिल्कुल रुक रुक के बता रहे हो, मैं घर गया, इस तरीके से रुक रुक करके, या कुछ और थोड़ा अटक अटक के बोल रहे हो एक भाषण, तो इसका मतलब उस टाइम भी नर्वस हो। अगर आप सामान्य नहीं बोल पा रहे, तो माने आपकी गति शब्दों की, क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, आप कितना स्पष्ट से बोल सकते हो, स्पष्टतः, वो सर ओरल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, इन्फ्लुएंस होती है। जितना आप अच्छे पिच का यूज करेंगे, अच्छी वॉल्यूम रखेंगे, अच्छी स्पीड यूज करेंगे, अच्छी क्लैरिटी यूज करेंगे, उतना आपकी ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, मतलब दूसरे रिसीवर तक इफेक्टिवली पहुंचेगी। मान लीजिए आप शब्द बोल रहे हैं सर, है ना, जैसे भी बहुत तेज, और सुनने वाला समझ नहीं पा रहा, तो क्या सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा? होगा तो ओरल कम्युनिकेशन, बट वो इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव उसको बोलते हैं जिसमें सेंडर जो मैसेज बना रहा है, वो सर किसके तक पहुंचा दे? रिसीवर तक इजीली पहुंच जाए, समझ ले वो रिसीवर, उसी को हम इफेक्टिव मानेंगे। दे ऑल आर टर्म्ड एज पैरा लैंग्वेज, ये सारे के सारे पैरा लैंग्वेज में जाने आते हैं। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा, पैरा ओलंपिक होता है ना, कि मतलब एक तरह से सर वो खिलाड़ी जिनके सर शरीर में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए अलग से ओलंपिक्स होते हैं, पैरा ओलंपिक्स। तो सेम ऐसे ही कहते ओरल कम्युनिकेशन अपने आप में इनफ नहीं है, शब्द एक लय में इनफ नहीं है,
इनकी ऊपर नीचे गति होनी जरूरी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ध्वनि ऊपर नीचे होनी चाहिए, शब्दों की क्लैरिटी, ये सारे क्या है, ये सहायक है ओरल कम्युनिकेशन के, कि पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, ये सारे के सारे जो है आपके सहायक है ओरल कम्युनिकेशन में। इनके बिना ओरल कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज किसको बोल रहे हैं? पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी। ये अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती, बट ये शब्दों के साथ में घुल मिल जाती है, फिर एक्सप्रेस करती है हमारी बातों को। जैसे मैंने बोला अमरीश जी रुको मत जाओ, है ना, तो अब इसमें क्या है सर, अगर मैं थोड़ा सा मेरी गति को आगे पीछे कर देता हूं, रुको मत जाओ, ये बोलूं तो मतलब है रुकने का इशारा, रुको मत जाओ, ये बोलूं तो सर ये है जानने का इशारा। शब्द सेम है, बस इसमें गति आपकी अलग अलग थी, कुछ शब्दों को आपने अलग तरीके से प्रयोग किया, स्पेस कहीं अलग दिया, पिच आपका अलग था कुछ शब्दों पर, है ना, वॉल्यूम आपकी आगे पीछे थी, तो अलग ही अर्थ निकला दोनों ही बार में। तो ये क्या है, आपका अर्थ देती है, माने ओरल कम्युनिकेशन, जो शब्द हैं उनको हम मुंह से प्रयोग करें, बट उन शब्दों में छिपी रहती है सारी चीजें। पिच हो गई आपकी, वॉल्यूम हो गई, पिच को बोलते तारतम्यता, ध्वनि हो गई, साउंड क्लियरिटी हो गई शब्दों की, और स्पीड होगी। ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारी वाणी का जो अर्थ है, शब्दों का अर्थ निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में हम समभाषा कहते हैं, इंग्लिश में पैरा लैंग्वेज। आपसे निवेदन है कि आप पैरा लैंग्वेज शब्द को याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में आपके हिंदी अर्थ इसका कुछ भी करे एग्जामिनर, इंग्लिश सेम ही रखेगा, है ना। ओके, तो इनका हमने वैसे देख लिया। तारतव माने पिच, पिच क्या होती है? ये वो डिग्री होती है जहां पर एक स्त्री और पुरुष दोनों ही सेम ही शब्द बोल रहे हैं, है ना, सभी, या दो पुरुष भी एक ही शब्द बोल रहे हैं, परंतु उन दोनों की आवाज की सर, किसी की मोटाई एक तरह से आवाज भारी है, किसी की पतली है। मच्छर बस सर बहुत ज्यादा ध्वनि करता है हमारे कान के पास में, उसकी पिच कम है, और इवन की शेर सर हमसे, हमारे कान से शायद 20, 30, 40 मीटर दूर तक दहाड़ता है, उसकी ध्वनि जल्दी आती है हमारे कान तक। या कभी कभी एग्जाम्पल जरूर लिया होगा ऐसा आपने, रमन डूडी मैम, आपने तो जरूर लिया होगा कि खेत है, खेत में सर ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर के पास जब खड़े होते हैं तो ट्रैक्टर के ऊपर जो जो ऑडियो सिस्टम होता है, आवाज आ रही है गाने, तब गाने ज्यादा नहीं सुनाई देते, बट जब दूर खेत में चल रहा है और ट्रैक्टर की आवाज नहीं आती, बट उस ऑडियो की आवाज आ रही होती है क्लियरली, बिल्कुल साफ, ट्रैक्टर की आवाज उस टाइम नहीं आती, बट पास में जाते हो ट्रैक्टर की भी हाई है और उसकी ऑडियो की भी हाई है, मतलब मिक्स हो रहा है। तो इसमें क्या है, पिच का रोल है सारा सारा। जिस चीज की पिच जो है सर ज्यादा होगी, उसकी क्लैरिटी ज्यादा आएगी साउंड की, दूर तक के हिसाब से, है ना। तो ये क्या है सर, तारतव बोलते हैं इसको। और ध्वनि मात्रा, वॉल्यूम कितनी होगी सर किसी चीज की, है ना, वो भी इफेक्ट करेगी कि आपने क्या बताना चाह रहे क्या नहीं। जैसे मैं कुछ कुछ चीजों पर फोर्स देता हूँ, किसी किसी चीजों पर जो है थोड़ा दबाव दे करके बोलता हूँ, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। और किसी पर दबाव नहीं देता तो वो आप सामान्य अर्थों में लेते हैं उसको। गति, आपकी स्पीड भी मैटर करती है कि आप शब्दों को कितनी रफ्तार से बोल रहे हैं। अगर तेज बोलेंगे सर शब्द क्लियर नहीं आएंगे, और राइम बना करके बोलेंगे तभी जो है आपकी क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी ऑफ स्पीकिंग सर, शब्द जो है स्मूथली बोलने जाने चाहिए सेंडर के द्वारा, है ना, डिलीवर किए जाने चाहिए, ताकि इफेक्टिवली मैसेज जो है रिसीव हो स्टूडेंट लिसनर के पास, माने रिसीवर के पास। मौखिक संचार के लाभ क्या है, आप सबको पता है वैसे तो सर। मौखिक लाभ में एक तो तुरंत बोल देते हैं आप, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखाई वाला काम खत्म। एक सर इसमें क्या होता है, बोल दिया, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होता, ये फायदा है सर इसका, है ना। एक टाइम सेव होता है। अगर मैं ये सारी बातें जितनी मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, ये आप बुक में पढ़ते, है ना, या मैं आपको पहले बुक बनाता, बुक में लिख करके देता, तो टाइम कंज्यूमिंग था ना। तो ये सारी की सारी मैंने क्या लिखा सर, बोल करके बताई, तो समय बचा रहा है। तो अब इसका थोड़ा लाइन टू लाइन देखते हैं। इट ब्रिंग्स क्विक फीडबैक, इससे एक तो तुरंत फीडबैक मिलता है। आपने किसी को कुछ कहा गलत या अच्छा, तुरंत वो धन्यवाद या फिर उल्टा सीधा आपको बोल देगा, तुरंत क्विक फीडबैक मिलता है इसमें। इट इस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, तो ये स्पीकर और लिसनर के बीच में क्लोज रिलेशनशिप बनाता है, मतलब भावनात्मक उनसे जो है एक तरह से एकत्व कर देता है, मित्रता बढ़ा देता है एक तरह से, है ना। जितना ज्यादा आप लिख लिख करके वार्तालाप से बचेंगे, तब ऑडियो में जब बात करेंगे, है ना, भावनात्मक एक एकात्मता बन जाती है, घनिष्ठ संबंध बन जाता है। जितनी ज्यादा आप एक व्यक्ति से बात करने लग जाते हैं, थोड़ी क्लोजनेस आ जाती है, होता है। सेव्स टाइम, टाइम बचता है सर, क्योंकि बोल करके काम हो गया, लिखने की जरूरत नहीं रही। परसुएसिव, अगर मुझे किसी को अपनी बात मनवानी है, कुछ कहना है उसको, है ना, बार बार, तो मैं आग्रह कर सकता हूँ बारंबार, तो वो मेरी बात मान जाएगा। या मुझे सर वही बात वोटिंग के लिए जाना है, वोट लेने मुझे किससे, तो मैं उसको लिख करके नहीं दूंगा कि सर मुझे वोट देना, मैं उससे बात करूंगा सर, है ना, उसके पास जाऊंगा बार बार। हाँ, फेस टू फेस होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, मतलब परसुएसिव, अपनी बात समझ जाते हैं। और सभी प्रकार के दर्शकों के लिए उपयोगी है। कोई भी सर ऑडियंस है, किसी भी टाइप की, छोटा बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है,
सब सर इसको समझ जाते हैं, पढ़ा लिखा है या नहीं लिखा है तो भी सर वो अगर लैंग्वेज नॉर्मल जानता है तो भी वो इजीली समझ जाता है इससे, मौखिक संचार से। अब इतने इसके लाभ है तो इसकी हानियां भी होनी चाहिए। संसार में हर वस्तु के लाभ और हानियां अपनी अपनी जगह है। तो मौखियां सर, मुख्य से संचार की हानियां क्या क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, द डिलीवर्ड वर्ड्स आर टेम्परेरी। आप गए एक विश्वविद्यालय में और वहां पर इंटरव्यू हुआ और आपको कह दिया कि हाँ आपका सिलेक्शन पक्का है, केवल आपको बोल करके कह दिया, और आपको हम 2 लाख रुपए सैलरी देंगे, ठीक है। अगले दिन नोटिस निकाल देते हैं कि आप किसी XYZ पर्सन का हो गया और उसका इतने रुपए में हो गया। आप कल को ये दावा नहीं कर सकते कि आपने तो मुझे कहा था। क्यों? क्योंकि आपको केवल शब्द बोल करके कहे गए थे, टेम्परेरी थे, है ना। उनका कोई सबूत नहीं होता कल को। तो सर सेव नहीं होता तो इसका मतलब सर उसमें नुकसान होता है ना। तो इसीलिए आप लेखन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो विश्वसनीयता जब बात की जाए कि सर विश्वसनीयता किसमें होती है, ओरल में या रिटर्न में? हमेशा ही विश्वसनीयता रिटर्न में होती है। आपने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा कंचन तिवारी जी, तो आपको ये कह दिया कि हाँ जी ये दे दो मुझे 5 लाख रुपए और ये जमीन आज से आपकी, इतने में आप विश्वास नहीं करते कहने मात्र से। आप क्या कहते हैं? रिटर्न लाइए सर, है ना, एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करवाते हैं। तो वो क्या है? आपके विश्वसनीय होते हैं। लिखित लेखन शैली जो होती है वो हमेशा ज्यादा विश्वसनीय होती है, बोलने वाली सर कम विश्वसनीय होती है, ठीक है। तो डिलीवर्ड वर्ड्स आर टेम्परेरी, टेम्परेरी होते हैं। और जो बोल दिया जाता है, जो सुन लिया जाता है, वो अक्सर भुला भी दिया जाता है ना, उसका कोई आधार नहीं होता। वट इज हियर इज ऑफन फॉरगेटन, जो सुना जाता है बार भूल जाते हैं आप लोग जब तक आप लिखेंगे नहीं। यूजर इज अनेबल टू थिंक अबाउट वट ही इज डिलीवरी। तो यूजर जो होता है, जो प्रयोग करता है ओरल कम्युनिकेशन का, तो उसके पास टाइम कम होता है कि वो क्या बोल रहा है। जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ शब्द मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं बार बार, क्योंकि मैं तुरंत बोल रहा हूं और बोलने से पहले मैं शायद सोच नहीं पा रहा, है ना, ज्यादा। बट अगर मैं मैसेज टाइप करूंगा कंचन मैम आपको, और मैं उस मैसेज को टाइप किया एक लंबा सा, और मैंने देखा कि इसमें शायद ये शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, इस शब्द को रिप्लेस कर देता हूं, बोला, फिर और एक बार फिर पढ़ लिया मैंने एप्लीकेशन को, फिर देखा, फिर और देख लिया, तो जो शब्द मुझे ठीक नहीं लगे वो मैंने ठीक करके अब आपको फाइनली भेजा। मतलब मेरे पास सोचने का टाइम कहां था? रिटर्न में ज्यादा सोचने का टाइम है, डिलीवर करने से पहले मैसेज, बट बोलते समय कम टाइम होता है ना, कम टाइम होता है समझने का, सोचने का। अनेबल टू थिंक ना, कि यूजर जो होता है अनेबल टू थिंक होता है, ठीक है, ज्यादा सोच नहीं पाता, सोच सकता है 1-2 सेकंड का, बट ज्यादा टाइम नहीं होता। डन सर। मोरल ओरल जो था, इसमें हमारी कमियां और फायदे दोनों हमें पता लग गए। पैरा लैंग्वेज क्या थी? जो ओरल लैंग्वेज की वो सहायक करती है, ओरल लैंग्वेज की सहायता करती है उसको अर्थ प्रदान करने में। और इसमें क्या क्या आते हैं पैरा लैंग्वेज में? पिच आ गया, वॉल्यूम आ गया, स्पीड आ गया, आपके शब्दों की स्पष्टता, क्लैरिटी आ गई। ये सारी चीजें पैरा लैंग्वेज कहला रही है, जिसको हिंदी में आप सोनी जी सम भाषा के रूप में आप प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मौखिक संचार, ध्यान दीजिएगा। मौखिक संचार जो होते हैं, मुंह से बोलते हैं आप, ये जो है आपके कहीं ना कहीं भावों को भी व्यक्त करते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया, शब्द थे मेरे पास, रुको मत जाओ, ठीक है, मतलब रुकना मत, यहां पर मत रुकना, आप चले जाना, ये अर्थ निकला इसका। सुनील जी, रुको मत जाओ, ठीक है, मतलब यहीं रुकिए आप, आपको नहीं जाना है। 2 ही शब्द थे, 3 वर्ड यूज किए, तीनों वर्ड ही थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से यूज किए। इसमें भावना मैंने व्यक्त कर दी कि एक व्यक्ति के प्रति मैं भावना ये व्यक्त कर रहा हूं, एक व्यक्ति को ये इशारा है कि यहां से गो ऑन, है ना, कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, यहां से जाइए। एक व्यक्ति के प्रति ये इशारा किया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, यहां पर आप अच्छे हैं, आप यहीं रुकिए। ये दोनों इशारे दिए, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे दोनों के सर एक तरह से भाव व्यक्त किया। और भावों को, इमोशंस को शो करना क्या होता है? इमोशन को शो करना, रुचि मैम, इमोशन को शो करना क्या है? इमोशंस, भावनाएं, ठीक है। इमोशंस को शो करना, इमोशन को शो करना नॉन वर्बल है, नोट वर्बल, है ना, नॉन वर्बल, क्योंकि उसमें वर्ब शब्द नहीं दे रहे आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, इस तरीके से। तो यहां पर कहते हैं ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ना, ये क्या कर रहा है? अशाब्दिक संचार का भी समर्थन करता है, अशाब्दिक का। जैसे आप कोई अब धक्के से मेहमान आ गए घर में और हम चाहते नहीं थे, तो उनको हम ऊपर ऊपर से फॉर्मली उनसे बात कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, सबको ऐसे पूछ रहे हैं, हाँ जी आप ठीक हो, ठीक हो, ऐसे पूछ रहे हैं। बट अंदर से हमारा भी दिल समझ रहा है और उनका भी समझ रहा है कि हमारा दिल मिला नहीं हुआ है, आपस से हम अच्छे से बात नहीं कर रहे, अशाब्दिक संप्रेषण हो रहा है। तो अगली बार वो मेहमान है वो समझ जाएगा कि अब ज्यादा नहीं आना इनके पास में। बातें सेम हुई, है ना, जैसे आप गहरे मित्र से करते हैं वैसे ही उनके साथ करते हैं आप, बट कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं शो हो रहे वहां पर। तो अशाब्दिक संचार सर अपना संप्रेषित नहीं हुआ, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो ये
ओरल जो है आपका कहीं ना कहीं आपके भावों को भी व्यक्त करता है, ठीक है। इनमें इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होती है, कैन नॉट बी फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है उसमें आपके गेस्चर पोस्चर भी मायने रखते हैं। गेस्चर पोस्चर, आपके शरीर की भाव भंगिमा, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपके कपड़े, आपके शरीर से गंध आने वाली चीजें, ये सारी सारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है ना। योर बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, सारा का सारा ये क्या है, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन आपके नॉन वर्बल को भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं बाय रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन। आप शब्द कैसे ही बोल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ना एक प्लॉट में बेच रहा हूं ना, 5 लाख का है ना, ठीक है, और ये जो है खरीद लीजिए आप ना, और सबसे सस्ते मिल रहा है आपको, ऐसे करते हैं ना बिल्डर। तो बिल्डर्स कहते हैं अपनी बात, दिखाते भी हमें, लिखते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके कहने के पीछे के हमें थोड़ी झूठ पकड़ लेते हैं हम उनके भावों से, इमोशन से। तो ओरल जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है अपने इमोशंस को भी, है ना। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हम समझ जाएंगे सर, भाव भंगिमा से हमें पता लग जाता है, गैस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसके चेहरे को देख करके। पुलिस क्या करती है, अपराधी को पूछती है, पूछताछ करती है, वो बोलता है, कुछ भी बोलता रहता है, बट उसके भावों को देख करके पता लगा लेती है कि इसका ये जो बोल रहा है वो नॉन वर्बल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना, ठीक है। ओके, क्लियर। अब सर पैरा लैंग्वेज क्या थी, पैरा लैंग्वेज बोलते हैं हम उसको जिसमें आप शब्द यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं अब शब्द यूज कर रहा हूं, तो मेरी ध्वनि क्या एक बार ही बोल रही है, सेम 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 वर्ड तो नहीं बोल रहा है। एक जैसे मैं ये बताऊं, इट स्पोर्ट्स, इट ऑल्सो स्पोर्ट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी फुल्ली आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन। एक ये लाइन मैंने बोली सुनील कुमार जी, एक ये लाइन मैंने बोली ना, तो इसमें क्या मेरी आवाज ऊपर नीचे हो रही थी, गति में चेंजेस आ रहा था, नहीं आ रहा, तो इसका कोई मतलब भी आप नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाए। और इससे पहले मैं समझा रहा था, कुछ बातों को ऊपर बोल रहा हूं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, कुछ पर कम दे रहा हूं, किसी किसी शब्द को मैं सर लाउडली बोलता हूं, किसी को थोड़ा कम बोलता हूं, है ना, गति अलग अलग है। इसको मैं क्या बोलते हैं, इन शब्द को हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, कि इससे आपका समझना, सेंडर का मैसेज जो होता है रिसीवर तक इजीली पहुंच जाता है, जो पहुंचाना चाह रहा है। इसमें क्या क्या आता है, पिच आती है कि साउंड, है ना, की क्वालिटी कैसी है, हाई है या लो है, पिच। और क्या आता है, वॉल्यूम, है ना। पिच से क्या होता है, साउंड आपकी मोटी या पतली ऐसी होती है, या दूर तक जाएगी या नहीं। वॉल्यूम आपकी साउंड होती है, और वॉल्यूम का अर्थ ये नहीं है कि वॉल्यूम यहां पर ज्यादा है तो वो वहां पर भी ज्यादा होती है, दूर भी ज्यादा होगी, दूर ज्यादा होगी उस पर पिच डिपेंड करती है, पिच कितनी है उसकी, पिच वाइब्रेशन, ध्वनि एक कंपन है, आपको पता है ना इस चीज का। इसलिए मैंने ट्रैक्टर वाला एग्जांपल दिया सुनील जी, कि एक ट्रैक्टर पर एक गाने चल रहे हैं, पास में तो वो ट्रैक्टर और गाने दोनों की आवाज सेम है, बट आप 1-2 किले दूर जाकर के सुनते हैं तो ट्रैक्टर की आवाज कम आती है, यानी नए के बराबर, बट गाने की आवाज ज्यादा आती है क्योंकि उसकी पिच ज्यादा थी। पास में देखा जाए तो साउंड दोनों की अच्छी थी, बट दूर देखा जाए तो पिच के कारण आपकी आवाज आप तक आ रही है, ठीक है। ऐसे ही स्पीड हो गया, ठीक है, आपकी क्लैरिटी होगी शब्दों की, ये सारे ये सहयोग करते हैं आपके बोलने को, है ना, समझाने को, सेंडर का मैसेज जो है रिसीवर तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं अच्छे से, स्पष्ट रूप से। तो ये पैरा लैंग्वेज है, माने सहायक लैंग्वेज या सम भाषा जिसको आप बोलते हैं। क्लियर है डॉक्टर सुनील जी। आगे बात करते हैं, लिखित संचार, रिटर्न आता है कम्युनिकेशन। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न सर जो लिख करके किया जाता है, कोई भी लिखित दस्तावेज है आपका, रिटर्न कम्युनिकेशन है, वो ज्यादा सर विश्वसनीय होता है, सिंपल सी बात है। और जो भी आप लिख करके करेंगे वो सारे के सारे कम्युनिकेशन लिखित संचार में आते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। रिटर्न लैंग्वेज में आप लैंग्वेज, साइन, सिंबल, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपका रिटर्न है, शब्द भी है, कैस है, ये शब्द भी है, और ये जो व्हाइट गोल गोल ये राउंड है आगे देखो ब्लू, ये क्या है आपका साइन है ना, कि मतलब यहां से एक लाइन स्टार्ट हो रही है इसके सामने से। तो सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, साइन भी यूज कर सकते हैं रिटर्न लैंग्वेज में आप, ठीक है। यूज टू कम्युनिकेट इन दिस कम्युनिकेशन, तो इनको सर हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं शब्दों को। इसमें क्या क्या आ गया आपका, मैसेज कैसे ट्रांसमिट करते हैं इनमें, आप सर ईमेल लिख करके दे सकते हैं, लेटर लिख के दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, मेमो दे सकते हैं, मेमोरेंडम जो होता है ना, दो यूनिवर्सिटीज के बीच में साइन होता है, तो सर उसको कहते हैं, इस तरीके से मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। या व्हाट्सएप में ट्रांसमिट करना है तो आप लिख करके और दीजिए, या फिर मेरी ऐप में मुझे कुछ कहना है सुनील जी, तो आप मैसेज लिख करके और मुझे भेजिए मैसेज, है ना, वहीं पर डैशबोर्ड में, तो वो क्या रिटर्न है। देयरफॉर रिटर्न कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज और कम्युनिकेटेड विद सेंडर एंड रिसीवर। तो यहां पर क्या होता है सर,
लिखित संचार कितना वो है जिसमें मैसेज जो होता है या इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज होती है किस तरीके से, रिटर्न फॉर्म में, किस किस के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसमें आपकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया कि ओरल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन आपको अच्छे से करनी है, तो वहां पर क्या क्या जरूरी है, पैरा लैंग्वेज जिसमें आपका पिच आता है, वॉल्यूम आता है, स्पीड आता है आपकी गति बोलने की, और आपका जो क्लैरिटी है ना स्पीकिंग, वो आती है, वो इफेक्ट करती है आपको। ऐसे रिटर्न में भी तो कुछ क्लियरिटी, कुछ चीजें होंगी जो आपको इफेक्ट करेगी। आप इंग्लिश में बहुत सारे शब्द लिखते हैं, इंग्लिश में आप अगर मुझे कुछ लिख करके भेजेंगे तो शायद उसका अर्थ मैं सही नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लिख करके कुछ ऐसा भेजेंगे, कोमा वगैरह अगर ढंग से नहीं लगाया तो मैं उसका अर्थ का अनर्थ कर सकता हूं। जैसे दो शब्द लिखे मैंने, दो लेटर दिए दोनों को, दो व्यक्तियों को, रुको, यहां कोमा लगा के, मत जाओ, ये दिया, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब था कि सर आप चले जाना, बट यहां पर तो इस शब्द लिखने का अर्थ क्या निकल रहा है कि रुक जाना, जाना मत, ये निकल रहा है, बट मैं कहना चाह रहा था कि आप चले जाओ। तो यहां पर सर मुझे अगर वोकेबुलरी का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है ना, ग्रामर का ज्ञान नहीं है, राइटिंग स्टाइल मेरा अच्छा नहीं है, प्रिसाइज नहीं लिख सकता मैं, छोटे में नहीं लिखता, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज नहीं है मुझे, तो सर मेरा मैसेज जो है रिसीवर तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। इन्फ्लुएंस मैसेज, ये चीजें मैसेज को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है ये चीजें, है ना। वोकेबुलरी, शब्दों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं आप, अच्छे या बुरे चीजों को, कौन से शब्द को आपने लिखा है ना, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य कैसे लिख रहे हैं, ग्रामर, राइटिंग स्टाइल्स, प्रिसाइज मतलब संक्षिप्तता, सटीकता, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की स्पष्टता आपको है या नहीं है। तो ये चीजें आपकी सर लैंग्वेज को जो है इफेक्ट करती हैं। ओके, रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज बिजनेस फॉर्म्स। जितने भी बिजनेस होते हैं वहां पर सर हर चीज रिटन फॉर्म में होती है, पता है आप लोगों को। आप कहीं भी चले जाएं सर, लिखित में जो चीज आई है वही मानी जाएगी। कोई कह देगा आपका बॉस ऐसा करना, वो नहीं, सर लिख करके दिया जाएगा आपको, तभी आप वो चीजें मान्य होती है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। दस, इट इज कंसिडरेबल एज कोर अमंग द बिजनेस स्किल, इसलिए ये सर इंपॉर्टेंट मानी जाती है, मूल मानी जाती है रिटर्न लैंग्वेज, इसी को फॉलो किया जाता है और यही ज्यादा विश्वसनीय है। सिंपल सा प्रश्न। इसके लाभ देख लेते हैं सर, लाभ और हानियां। लाभ क्या होंगे कि सर मैसेज कैन बी रिवाइज्ड एंड एडिटेड मेनी टाइम्स बिफोर बीइंग सेंड। भेजने से पहले आप एप्लीकेशन टीचर के हाथ में देने से पहले 4 से 5 बार लिख सकते हो, है ना, और उसको सर फिर जो है आप टीचर को दे सकते हो। या फिर आपको बुक पब्लिश करनी है तो बुक बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने समय जितनी गलतियां होंगी उसको बार बार एडिट कर सकते हो। सेंड, मैसेज सेंड करने से पहले आप एडिट कर सकते हो, तो इस कारण से इसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं, लेस चांस ऑफ एरर रिटर्न में, इस कारण। दूसरा, इट प्रोवाइड्स रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंड एंड कैन बी सेव्ड लेटर स्टडी, ठीक है, कि ये जो है बाद में भी आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए एक मैसेज आपने लिख दिया, आज लिख दिया, रामायण लिख दी, तो सर सालों बाद में आप कभी भी उसको चेक कर सकते हो, है ना, तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हैं। अ रिटन मैसेज इनेबल्स रिसीवर टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट, और एक लिखा हुआ मैसेज जो होता है वो रिसीवर को सर पूरी तरह से, अच्छे से लिखा हुआ मैसेज जो है अंडरस्टैंड करवा सकता है, जो भी आप मैसेज भेजना चाह रहे हो पूरी तरह से समझने में सक्षम बनाता है। लिखित मैसेज, रिटन मैसेज सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। लिखित जो मैसेज होता है, पहली बात तो उसका फीडबैक बहुत लेट आता है, ये तो बात क्लियर है, बट जो प्रतिक्रिया फीडबैक आएगा वो सिस्टमेटिकली आएगा, फिर है ना, लिख करके ही आएगा सिस्टमेटिकली, है ना, तुरंत नहीं आएगा, ये क्लियर है। क्योंकि आज लिख करके मैसेज भेजा, फिर वो थोड़ी देर बाद में या 10 मिनट में या फिर तुरंत जो है कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा। और बोलते समय हमें पहले ही पता लग जाता है, मैं आपसे कहता हूँ 500 रुपए मुझे उधार देना, आपका फेशियल एक्सप्रेशन तुरंत देखते मुझे पता लग जाएगा कि आप देंगे या नहीं, तुरंत फीडबैक। और इसमें जो फीडबैक है वो आएगा बट थोड़ा सा डिले में आएगा, अप्रोप्रिएट फीडबैक आता है सिस्टमेटिकली, ओके, लिख करके ही आएगा मतलब आपको। संचार की हानियां क्या है सर, इट डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक, इसमें सर क्या है, फीडबैक तुरंत नहीं आता, ये कमी है। ओरल में तुरंत फीडबैक मिल जाएगा, मैंने आपको कुछ बताया, पैरालैंग्वेज बोला, और तुरंत आप लोगों ने कहा सर ये पैरालैंग्वेज क्या होती है, पूछा ना। बट इसमें जो है सर रिटर्न में ऐसा नहीं है। आपने मुझे मैसेज, मैंने आपको कुछ लिख करके भेजा, आप मुझे 4 से 5 दिन बाद में कुछ कमेंट दे सकते हैं। इट टेक्स मोर टाइम इन कंपोजिंग अ रिटर्न मैसेज, ज्यादा टाइम लगता है राइट डाउन करने में। एक मैसेज डिलीवर करना है मुझे आप तक, तो उस मैसेज को लिखने के लिए मुझे 4-5 बार सोचना पड़ता है व्हाट्सएप पर भेजने से पहले, है ना। तो कंपोज करने में भी टाइम लगता है, बनाने में भी। नॉट एवरीवन इज गुड एट राइटिंग, लिखने की शैली सभी की अच्छी नहीं होती, कुछ लोग पेन से लिखते हैं सर, ऊपर नीचे लिख देते हैं ना, स्पष्ट नहीं लिखते, और शब्दों का भी चयन करने हैं किसी किसी का सर अधिकतर जो है तरीका अच्छा नहीं होता, तो ये भी सर इफेक्ट करती है आपकी जो है लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को। आगे क्या था, निमोनिक। निमोनिक क्या होता है,
निमोनिक एक शब्द मैंने बताया था, अविश्वास। अविश्वास से क्या याद करवाया था मैंने आपको? कुछ याद करवाया था क्या? अविश्वास से, इस शब्द से याद करवाया था मैंने आपको, है ना। एसएसपी के 6 अध्याय याद करवाए थे। उनको क्या बोलते हैं आप? पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंड, जो भी आप वर्ड यूज करते हैं सबके लिए 6 उपदेश थे, याद है? पिंड, आधार, समरस, पद, भाव और शिव, नित्यावधूत आदि। ठीक है। अब मैंने पर वो नए करवा के आपको क्या पढ़ाया? अविश्वास याद करिए, इससे आप कभी नहीं भूल लेंगे। यही क्या है? निमोनिक्स है। सुनील कुमार सर, मैं ये कहूं कि बताइए मुझे जुलाई में कितने दिन होते हैं? तो आप अभी अपनी मुट्ठी बंद करेंगे और अपने नक्कल्स जो है ना, पीछे वाला हिस्सा होता है, उस पर जनवरी फरवरी काउंट करेंगे, और उस पर जो नीचे की तरफ आएगा महीना, उसको आप काउंट करके बता देंगे सर इसमें जो है 30 दिन है या 31 दिन है। ऐसे ही करते हैं ना हम सभी, सभी ने ऐसे मंथ काउंट किए होंगे, है ना रुचि जी? तो वही क्या है आपका? निमोनिक्स है, कि आप किसी एक्चुअल चीज को याद करना चाह रहे हैं, बट उसके लिए इन शॉर्ट कुछ चीजें बना लेते हैं, संक्षिप्त नाम बना लेते हैं, मानसिकता छवि बना लेते हैं, वही निमोनिक्स है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है ना। निमोनिक्स है, ये लिख करके भी बना सकते हैं, याद करने के लिए भी किसी भी तरीके से माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं इसकी। इन जनरल निमोनिक्स इज अ मेमोरी एड, स्मृति सहायक है ना। इन सच एन एब्रीविएशन, जैसे अविश्वास नाम दिया मैंने, और उसकी पूर्ति सर आप उत्पत्ति आदि आदि विचार में कर सकते हैं। कोई राइम बना सकते हैं, टोन बना सकते हैं, लघुत्तम, आरोग्यम, अलोलुप्तम, ऐसे सीक्वेंस ही बना ली। मेंटल इमेज बना सकते हैं, कोई दिमाग में इमेज बना सकते हैं, कि जैसे आपको मैंने बताया कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन ऐसे है, एक वर्बल में इधर दो थी, है ना, ओरल और रिटन, और एक नॉन वर्बल में सर कुछ ऐसे पैरा जो एटसेट्रा चीजें थी। तो अलग अलग मेंटल इमेज बना सकते हैं, डेट हेल्प्स टू रिमेंबर समथिंग, जो याद करने में सहायक होती है किसी चीज को, निमोनिक्स उसको बोलते हैं। इसमें आप फोन नंबर को याद रख सकते हैं, नेम्स को याद रख सकते हैं, ईयर्स को याद रख सकते हैं, या फिर राजा रानी आदि कौन कहां से था, जो हिस्ट्री आपको याद रखनी है तो निमोनिक्स का यूज करके रख सकते हैं। तो निमोनिक्स ये क्यों आया बीच में, मैंने क्यों करवाया है? क्योंकि आपके ये ना एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि निमोनिक्स का यूज क्या होता है, कहां पर आएंगे ये जो भी है। तो ये अशाब्दिक संचार की बात करते हैं। अब दूसरा, पहला हमने वर्बल किया, वर्बल में देखते हैं क्या क्या किया हमने। वर्बल किया है, वर्बल में हमने ओरल किया, ओरल के लाभ हानि की, और क्या किया हमने ओरल के साथ में? रिटर्न किया। ओरल के लिए आपकी क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पैरा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज क्या थी सर? पैरा लैंग्वेजेस थी आपकी पिच थी, आपकी पिच थी, वॉल्यूम थी, स्पीड ऑफ स्पीकिंग थी, क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग थी, है ना। ये आपकी पैरा लैंग्वेज थी। रिटर्न में क्या था? रिटर्न में आपकी वोकेबुलरी, आपको शब्दों के शब्द आपके पास ज्यादा हो, है ना, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये सारी आपकी रिटर्न में थी। बात क्लियर है रुचि मैम? डन। आगे चलते हैं। तो अशाब्दिक, अब दूसरा पार्ट आता है अशाब्दिक, जिसमें आपको शब्दों का यूज नहीं करना, केवल भाव भंगिमा इमोशन वगैरह का यूज करना है। और भाव भंगिमा का मतलब यही नहीं है कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन मायने रखते हैं, आपकी चलना भी मायने रखता है ना। आपके जो है एक तरह से घूमना फिरना, सर हर चीजें मायने रखती है, कपड़े पहनना, कैसे कपड़े पहनते हो, आपको पसंद क्या है खाने में, क्या नहीं है, सब चीजें आपकी मैटर करती है, आपकी आदतें कैसी है, वो भी आपके अशाब्दिक संचार करवा देती होती है। ठीक है, कि मुझे जो है ना पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद है ना, मुझे तैरना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब व्यक्ति हम इमेजिन करते हैं कि सर ये जो है धरातल से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना, नए नए कपड़े, नई नई चीजें खरीदना पसंद है, मॉल्स वगैरह में जाना, या कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। तो हम पता लगाते हैं आधुनिकता में सर ज्यादा रसा बसा है ना, ये चीजें कर लेते हैं, कम्युनिकेशन हो जाता है ना ये। सेम अशाब्दिक, तो ये सारे अशाब्दिक है। तो अशाब्दिक को केवल आप चेहरे से मत नोट डाउन करना कि चेहरे तक सीमित है, अशाब्दिक हर चीज से जुड़ा होता है अपना। आगे बात करते हैं अशाब्दिक संचार। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर दोज कम्युनिकेशन वेयर द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेज आर डन थ्रू द वर्डलेस मैसेज, जहां पर आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, शब्दों के बिना अगर आप मैसेज को सेंड कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, तो वही आपका क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन इज स्टैब्लिश्ड अदर देन ओरल एंड रिटन, जो भी आपका बोलने के या लिखने के अलावा कम्युनिकेशन होगा वो सारे के सारे अशाब्दिक है। जैसे मैंने कहा, रुचि जी आपको क्या पसंद है? कि जी मैं तो है ना ताजा खाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे 3-4 दिन पुराना सर वो खाना पसंद है, ये किसी ने कहा मुझे, कोई एक्स वाई जेड पसंद है, तो हम भगवत गीता में जाएंगे और वहां से कोटेशन ले लेंगे, सर 3-4 दिन पुराना उच्चिष्टम भोजन कौन करता है? तामसिक, है ना। डन। तो एक पता लगा ना हमें, कम्युनिकेट हो गया ना। कोई व्यक्ति, रुचि मैम आप नहीं, कोई व्यक्ति, कोई अलग, है ना, आप नहीं, आप तो सात्विक है, बिल्कुल प्योर है ना, आप तो सच में बहुत ही उत्तम है रुचि जी। ओके खैर आगे चलते, अदर देन ओरल एंड रिटन,
इट इज ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज से है, ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज, एंड डज नॉट मेक यूज ऑफ वर्ड्स, बट यहाँ पर शब्द नहीं आएंगे। जैसे अब मैं आवाजें जो बोल रहा हूं, है ना, आप लोग कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं आवाज सुनकर बताते सर कि आप तबीयत तो ठीक है सर आपकी, या तबीयत ठीक नहीं है, केवल आवाज सुनी, आवाज में शब्द तो ही है, बट शब्दों के साथ में जो पिच एक्सेट्रा सारी चीजें ना, बाकी की सारी सारी चीजें वो नॉन वर्बल है। पिच के पास में शब्द नहीं होता, मतलब ऊंचा या नीचा, वो सहायक है केवल शब्दों के लिए। तो यहाँ पर पिच, वॉल्यूम, या मैं जो भी बात करूं वो क्या है, अशाब्दिक संचार है, कि किस चीज पर आपने जोर देकर के बोला। ठीक है, हाँ सुनील जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये जो चीज है सारी की सारी अपनी क्या है, अशाब्दिक संचार है ना। Done. आगे बात करते हैं सर। तो द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर दोज कम्युनिकेशन वेयर द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेज आर डन थ्रू द वर्डलेस मैसेज। और यहां पर सर हम ओरल और रिटन को छोड़ करके जो भी है, शब्दों को छोड़ दे और उनके आसपास में जो भी मिला हुआ है उनमें, है ना, इवन कि मैं लिखता हूं, और लिखता मैं दो प्रकार से हूं, एक जो है ऐसे से लिख दिया, ठीक है, और एक मैं इस प्रकार से लिखता हूं, ठीक है, और एक मैं ज्यादा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। इसमें भी आपके तीनों में कहीं ना कहीं नॉन वर्बल आइटम्स छुपा हुआ है, मतलब लिखने की जो शैली है वो मेरा क्या है, नॉन वर्बल है, ठीक है, तीनों में नॉन वर्बल, नॉन वर्बल है लिखने में, क्योंकि शब्द तो ये SUNIL आ गया, बट इसकी जो लिखने की लिखावट है वो मेरी, वो क्या है, वो भाव जो व्यक्त कर रही है सुनील, है ना, कि किस तरीके से मैंने लिखा, हो जल्दीबाजी में लिखा है, या स्लोली लिखा है, या स्पष्ट लिखा है, या अस्पष्ट लिखा, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बात क्लियर? ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है, बट इसमें शब्द नहीं होते। तो इसमें कुछ सर हमने टाइप्स किए हैं, वो टाइप्स देखते हैं। एक प्रोक्सीमिक्स, ठीक है, आप बात करते हैं किसी से, मैंने कहा हमारी क्लास में सर 50 बच्चे हैं, 50 में से कुछ बच्चे दो दो तीन तीन जोड़े हैं, है ना, आपस में मित्र रहते होते हैं, वो आपस में बहुत अच्छे से मित्रता बात करते हैं, बट वो किसी ग्रुप से बाहर जाकर बात करते तो उससे फॉर्मेलिटी से बात करते हैं, तरीके से। तो उनके बात करने के तरीके से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति अपने एक दूसरे से कितना अच्छे से मित्र है या नहीं है ना, कि इनका आपस में कितना अच्छा संबंध है या नहीं। हम भी बात करते हैं किसी से तो हमारे संबंध अपने आप हम एहसास कर लेते हैं कि हमारे संबंध इस पर कितने हैं कितने नहीं, हम इस पर कितना विश्वास करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रोक्सिमिक्स वही चीज कि आप अपने पर्सनल स्पेस को कितना शेयर करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना स्पेस होता है, कि मैं जो है सर ये काम करता हूं, इस जगह पर इतना ज्यादा मुझे टच ना किया जाए, टॉर्चर ना किया जाए इससे ज्यादा, है ना। एक लिमिट है, घर से बाहर तक मुझसे बात करिए, बट घर के अंदर आकर के आप मुझे तंग मत करिए। जाग रहा हूं मैं तब तक मेरे साथ मौज मस्ती करिए, बट मैं सो रहा हूं तब मुझे तंग ना कीजिए। एक पर्सनल स्पेस हो सभी का। वो पर्सनल स्पेस आप किस किस के साथ शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सर ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे ज्यादा भरोसा नहीं करते। तो यहाँ पर इट इंक्लूड द सिग्नलिंग कम्युनिकेशन, यहाँ पर सिग्नल वाला कम्युनिकेशन होता है, कि मतलब एक संकेत देते हैं आप लोगों को, मीन्स डील विद द रेगुलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसेस और टेरिटरी, है ना, कि आप जो होते हैं सर अपने जो क्षेत्र कहते हैं उसको बना करके रखते हैं, उसको इशारा करते हैं लोगों को इससे आगे मत पूछना। जैसे बहुत से लोग आपसे बात करते हैं, बट वो आपको सर घर के बारे में नहीं पूछते, आपके बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बट वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारे घर क्या हुआ आज, तुम्हारे घर क्या खाना बना। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो आपने वो स्पेस शेयर नहीं किया, वो पहले ही सिग्नल आपने दे रखे हैं कि सर इससे आगे ये लिमिट्स है, इससे आगे मत पूछना। और कोई भी बातें करिए चलेगा, बट इससे आगे नहीं। तो पीपल ऑफन रेफर टू देयर नीड फॉर पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस होता है हर व्यक्ति का अपने आप में, विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपका प्रकार है ना। क्या कौन सा? आपका पर्सनल स्पेस। इसमें आप वर्ड बोल करके नहीं बताते कि मुझसे इससे प्रश्न मत पूछना, इससे आगे अपने आप ही अगला व्यक्ति समझ जाता है कि इससे आगे इससे बात नहीं करनी है। द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वी नीड एंड अमाउंट ऑफ स्पेस वी परसीव एज बिलोंगिंग टू अस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोशल नॉर्म्स, की हमारे रिश्ते कैसे है व्यक्ति के साथ में, कल्चर क्या है। मैं एक सर मान लीजिए कोई मैं अलग रिलीजन का हूं, एक सामने वाला व्यक्ति अलग रिलीजन का है, तो सर ऑब्वियस सी बात है मैं बाहर बात करता हूं, मैं उसको घर में नहीं आने दूंगा, ऐसा हो जाता है ना। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं कभी कभी। तो कल्चरल एक्सपेक्टेशन हो जाती है, सिचुएशन फैक्टर्स हो सकते हैं, सिचुएशन कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है व्यक्ति की, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, वो सारे आपको जो है दूसरे व्यक्ति से जो है एक स्थान, एक मापदंड तय कर देते हैं कि इतनी बातें हो सकती है, इतनी नहीं हो सकती। अपने आसपास का स्पेस, प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स ये चीज है जिसमें आपको किसी के साथ में क्लोजनेस या डिस्टेंस शो होती है बात करते टाइम, बस इतना ही है, सिंपल। पैरा लैंग्वेज मैंने पहले ही बता दिया कि शब्द शब्द ओरल में आप शब्दों का यूज करते हैं, शब्दों के अलावा जो उसमें भाव छुपे रहे हैं, जिससे किसी व्यक्ति को गुस्सा जाहिर हो शब्द बोल करके, किसी को प्रेम जाहिर हो, किसी को सर धन्यवाद, है ना, लगे। जैसे धन्यवाद दो तरीके से कहते हैं, गुस्से में भी धन्यवाद कहा जाता है,
किसी को आप चाहते नहीं थे कि वो आपके साथ आपका है ना कभी भी रहे, बट गलती से उसकी कारण आपकी कोई सहायता होगी तो आप उसको धन्यवाद गुस्से में बोल देते हैं। एक प्रेम से भी बोलते हैं आप, है ना, धन्यवाद, अलग अलग तरीके। तो धन्यवाद बोलने में गुस्सा और जो प्रेम था, वो प्रेम और गुस्सा वही क्या है, पैरा लैंग्वेज का हिस्सा है ना। एक नॉन वर्बल है, वॉइस टोन, आपकी वॉल्यूम, स्पीच रेट, है ना, ये सारा क्या है, पिच एटसेट्रा पैरा लैंग्वेज है। इसका दूसरा नाम क्या है, वोकलिक्स बोलते हैं आपको। पैरा लैंग्वेज का दूसरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, वोकलिक्स। तो अभी मुझे ये भी बता दीजिए, हॉरिजॉन्टल जो लैंग्वेज, हॉरिजॉन्टल क्या था, हॉरिजॉन्टल था ना एक कम्युनिकेशन का एक टाइप था, याद है, तीन टाइप थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, याद है क्या ज्योति मैम, वर्टिकल, हाँ हॉरिजॉन्टल। तीन होता था हॉरिजॉन्टल। हाँ, अब मुझे ये बता दो कि हॉरिजॉन्टल जो था उसका दूसरा नाम क्या है, ये मेरा प्रश्न है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लेटरल, लेटरल ये था, ठीक है, ये इसका प्रकार था सर, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो संभाषा की कलाकृतियां, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स ये होता है, आर्टिफैक्ट्स वैसे बोलते हैं अलंकारों को, है ना, ठीक है, एक तरह से सजा करके रखना, कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, अच्छे कपड़े पहन करके आता है, बेशक चाहे वो अनपढ़ है, सुंदर कपड़े, अच्छा बढ़िया परफ्यूम वगैरह लगा कर सिस्टमेटिकली आ जाता है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से वार्तालाप करते हैं उसके साथ, है ना। और कोई कंपनी में है सर, कोई व्यक्ति जा रहा है और वहां पर वो कैपरी आदि पहन करके आ गया, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। बट अगर वहां पर कोई छोटा एम्प्लॉय भी अच्छे व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक कपड़े आदि पहन ले और शूज वगैरह पहन ले, तो आप उसको एज ए मैनेजर डील करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन वर्बल मैनर्स है, जिससे आप किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही पता लगा लेते हैं, बिना उससे बातचीत किए, बिना शब्दों का लिखित में या बोले, आप पहले उसकी इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी किस लेवल की है, कैसे इससे बात की जा सकती है, क्या इसकी आदतें हैं। आर्टिफैक्ट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लोथिंग, वियरिंग हो सकता है, होम्स हो सकता है, उसका कार हो सकता है, वो इंडिकेट करते हैं पर्सन की पर्सनैलिटी को, उसके बिलीफ सिस्टम और उसकी हैबिट्स को इंडिकेट करते हैं, जो कि एक नॉन वर्बल मैनर है। इसी में आपका आ जाता है आर्टिफैक्ट्स में ही एक अपीयरेंस की, जो भी वो कपड़े पहनता है उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं सर, उसको कंसीडर करते हैं, कि जैसे कोई एक व्यक्ति है सर, है ना, एक लेडीज है, जैसे दो लेडीज है, एक सर हाउस में घर में काम करती है, एक ऐसी माँ है जो घर में काम करती है, उनके साथ बच्चा कैसे बात करता है ना, कोई आसपास के पड़ोसी कैसे बात करते हैं। एक लेडी वो है जो जॉब कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जॉब जाती है, बाहर आती है ना, जाते हैं बाहर आते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो है सर वो अलग अपीयरेंस देगा उस लेडीज की। तो ये क्या आपकी अपीयरेंस होती है, कि आपका काम आपके कपड़ों से, आपके हेयर स्टाइल से भी कम्युनिकेशन हो जाता है लोगों का, ऑटोमेटिकली उसको नॉन वर्बल का पार्ट मानेंगे आप ना। ये किसका पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा आदरणीय सुनील कुमार जी, ये आर्टिफैक्ट्स का ही एक सब पार्ट है, ये सब पार्ट है ना, कि उसके आधार पर भी हम जो है सर मान लेते हैं। जैसे इंटरव्यू लेना है, कभी इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी वगैरह में, तो वहां पर कुर्ते पजामे में बैठता नहीं है इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति, वो अच्छे से सिस्टमेटिकली टाई बेल्ट आदि जो भी लगा करके बैठता है, और फिर उसके आधार पर उसका चयन होता है या नहीं होता, है ना। बाद में कुछ पहनने अलग बात है, बट उस समय पर एक सिस्टमेटिक कपड़े जरूर पहनता है। दिखावट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। हैप्टिक्स की बात करें तो हैप्टिक होता है हैंड, हैंड, कभी कभी हमारा टच होता है, आप बस में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ में टच हुआ, मेल फीमेल का, इस तरीके से आपने कभी फील फील किया होगा सभी ने, तो जा रहे हैं, एक अचानक से टच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अलग एहसास होता है टच का, उससे आपको पता लग जाता है कि ये गुड टच है या बैड टच है ना, ठीक है, आपस में टच से ही पता लग जाता है कि ये सर किस अंदाज में टच कर रहा है, कैसे इसका स्पर्श है। तो स्पर्श से भी हमारा संवाद होता है। छोट हमारा पेट होता है, कुत्ता होता है ना पेट, उसको हम टच करते हैं, उसको दो तरीके से टच किया जाता है, एक तो गुस्से में और एक उसको टच करते हैं तो वो आगे जीभ निकाल लेता है और बिल्कुल प्यार से आ जाता है हमारे पास में, है ना। तो वो भी क्या है सर, कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में, कि मतलब प्यार से हो रहा है, उसको भी पता लग रहा है कि मुझे प्यार से हो रहा है। और एक सर हम टच करते हैं तो वो एकदम से भाग जाता है गुस्से में, है ना, तो वो भी टच होता है, हैप्टिक मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इज ए फॉर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड द वे बाय विच पीपल एंड ह्यूमन कम्युनिकेट वाया टचिंग। टच से रिलेटेड है हैप्टिक्स, याद रखेंगे, हैप्टिक हैंड से याद करेंगे, और हैंड से क्या करते हैं हम, टच करते हैं, हालांकि पैरों से भी टच कर सकते हैं, बैक से भी टच कर लेते हैं, कहीं से भी टच कर लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, बट याद रखने का तरीका है हैप्टिक, ठीक है। टच इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू कम्युनिकेट फीलिंग एंड इमोशंस। टच से भी सर हम अपनी फीलिंग्स और इमोशन को शेयर करते हैं। बूढ़े लोग होते हैं सर, सिर पर हाथ रख देते हैं, एक अलग ही टच होता है उसमें, है ना। और वैसे क्लास का कोई अननोन पर्सन हाथ रख दे तो सर गुस्सा आ जाता है कि मेरे सिर पर हाथ कैसे रखा, है ना। तो ये दोनों में अलग अंतर होता है ना, ठीक है। हैप्टिक्स, काइनेस्टिक्स, काइनेस्टिक क्या होता है, इस पर एक है ना, एक अपने आप में एक फिलोसफी, एक नई रचना भी है उसके, किन्सियोलॉजी, नाम सुना है क्या किसी ने, किन्सियोलॉजी, एक नई फिलोसफी माने एक नई एनाटॉमी की एक नई रचना है ना, एक अलग पार्ट है। एनाटॉमी में केवल हम शरीर की रचना जानते हैं,
किन्सियोलॉजी में कि वो बॉडी जो पार्ट है वो एक्ट कैसे करता है, किस एंगल पर, कितनी मूवमेंट पर, कितना प्रेशर डालेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें किन्सियोलॉजी में होती है। अर्पिता मैम आपको सब पता होगा, बहुत ही अच्छा है ना, ठीक है। होता है इसमें क्या होता है कि हाथों का मूवमेंट एक्सेट्रा, यहाँ पर आंदोलन लिखा है, मूवमेंट का आंदोलन नहीं होता, मतलब एक तरह से हाथों का हिलना डुलना है ना, हिलना डुलना, ठीक है। मूवमेंट की किन्सियोलॉजी जो है एक तरह से रूट वर्ड है काइनेसिस से लेकर, जिसका मतलब होता है क्या, मूवमेंट। की मूवमेंट आपके शरीर में हाथ पैरों में मूवमेंट कब होती है, आसन वगैरह करते हैं तो किस अंग में कितना खिंचाव आता है वगैरह वगैरह, उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो यहां पर सर क्या आता है, रेफर टू द स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी, फेस मूवमेंट, ये जितने भी सर आपकी मूवमेंट होती है शरीर में, इनकी मूवमेंट्स का अध्ययन करना ही क्या होता है, किन्सियोलॉजी। इन शॉर्ट अगर आप बोले तो इसको कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, बॉडी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, कि आपकी बॉडी किस तरीके से मूव करती है, बॉडी लैंग्वेज ना। सभी अपने अपने सभी चलते हैं, आप दूर से ही 4-5 लोग चल रहे हैं, शक्ल बिल्कुल नहीं दिख रही, बिल्कुल भी नहीं दिख रही, फिर भी हम दूर से कहते कि ये फला फला की बहू आ रही है भाई, है ना, गांव में ऐसे ही करते हैं बूढ़े लोग, है ना, ठीक है, ये भाई वो आ रहा है ना, फला फला वो व्यक्ति आ रहा है, ऐसे ऐसे कर देते हैं, कुछ नहीं दिखता फिर भी बोल देते हैं, पता है ना, ऐसा ज्योति बुलारा मैम ऐसे करते हैं गांव में सच में ना, बूढ़े लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं एक साइड में, है ना, कोई खेत में आ रहा है, कोई जा रहा है, उनको दिखता नहीं है, चश्मा लगी है उनकी, बट वो मूवमेंट उनके पहचानते हैं और कहते हैं हाँ ये वह। और सच में ऐसे अपने बड़े जो लोग हैं ना, खेत में जाना, उनके साथ में बूढ़े जो लोग हो गए, अपने जैसे वाले नहीं, एटलीस्ट हमसे 2 पीढ़ी पहले वाले, सुनील कुमार जी आपको जरूर पता होगा, वो खेत में निशान देखेंगे पैरों के, केवल निशान देखेंगे, कहते यहां से फला फला वो व्यक्ति गया है, ऐसे पैर वही रखता है, कहता है ना, इतना खतरनाक बता देते हैं। ऐसे करते थे मेरे दादाजी, किसान थे, और वो बता देते कि खेत में से आज कौन व्यक्ति कब गुजरा है ना, ऐसे इतने खतरनाक। और आपके भी होंगे बूढ़े खतरनाक थे हमारे, है ना, ठीक है। अब हमने उस चीज को ध्यान देना छोड़ दिया, वो एक अलग पार्ट है, क्योंकि आजकल निशान बनते ही नहीं है, पक्की सड़कें हैं ना, और खेत में हम जाते ही नहीं है, तो वो नॉन वर्बल, ठीक है। हाँ जो भी कहिए आप, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हो गया एक तरह से। तो काइनेसिक्स जो होता है ये बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या है, नॉन वर्बल है पूरी तरह से, आदरणीय अमरीश गिरी जी, नॉन वर्बल है काइनेसिक्स पूरी तरह से। ये हेल्प करता है आपको वर्ब ओरल के लिए, हेल्प करते हैं सारी सारी नॉन वर्बल एलिमेंट जितने भी है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, कहीं भी हेल्प कर सकते हैं आपकी, ओरल में भी और रिटर्न में भी, दोनों में। तो इसमें सर कुछ बताया गया है कि सर हेड मूवमेंट एंड पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे काइनेसिक्स है। और इसमें से आई मूवमेंट को बताया गया क्या है, ओक्यूलेक्सिस बोलते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि आई मूवमेंट को क्या कहते हैं, ओक्यूलेसिस। जैसे मैं आपको बात बता रहा हूं, आप मेरी आंखों की तरफ देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि पता है हमारे मेरे पिताजी है ना आईएएस है, मेरे दादाजी भी आईएएस है, मेरा छोटा बच्चा है वो भी आईएएस बन गया पैदा होते ही। तो ऐसे ऐसे मेरी आंखों की तरफ देखिए, मूवमेंट से पता लगा लेंगे कितना झूठ बोला जा रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है सर, बॉडी लैंग्वेज से, है ना, आई मूवमेंट से आप पता लगाते हैं, और आईज के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओक्यूलेसिस, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स होता है, क्रोनोलॉजी सुना है, समय की क्रोनोलॉजी समझिए, डॉक्टर अर्पिता गुप्ता जी, क्रोनोलॉजी समय के अध्ययन को बोलते हैं, क्रोनेमिक्स बोलते हैं समय के अध्ययन को। अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति 1 बजे क्लास है, 1 बजे ही आ जाता है तुरंत, है ना, 2 बजे क्लास खत्म होनी, 2 बजे खत्म, ठीक, तो समय का पाबंद है, उसके आधार पर आप पता लगा देते कि ये व्यक्ति सर कर्तव्य परायण है, ईमानदार है, समय को देख करके, उसकी टाइमिंग को देख करके आप पता लगा लेते कि ये सर इसकी पर्सनैलिटी कैसी है ना, ठीक है। तो इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि कोई व्यक्ति कितना समय लेता है। कोई व्यक्ति सर सोने में सर 10-10 घंटे सोता है, हम सब कह देते हैं आलसी है, निकम्मा है ना, कोई काम ही नहीं होता। खाने में सर बहुत टाइम लगाता है, खाया नहीं अभी तक, तो ऐसे कह देते हैं। तो टाइम परसेप्शन, किसी के बारे में हम टाइम आदि को इंक्लूड करके उसकी अच्छी बातों को या बुरी बातों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं। पंक्चुअलिटी, विलिंगनेस टू वेट और इंटरेक्शन, है ना, उससे पता लगा लेते हैं, ठीक है। और ओल्फैक्शंस, ओल्फैक्टिक्स होता है, ओल्फैक्शन से वर्ड आया, ओल्फैक्टिक्स, ओल्फैक्शन होता है नाक से। नाक से क्या होता है, ग्रहण करते हैं, किसका, गंध का। और गंध वो अच्छी हो तो सुगंध बोलते हैं, और बुरी हो तो दुर्गंध बोलते हैं, ठीक है। तो किसी के शरीर से कैसी गंध आ रही है, आप उससे भी पता लगा लेते हैं कि इससे आप बात करना पसंद करें या नहीं करें। कुछ कुछ लोग होते हैं, अपने आप पर ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, बहुत मुझे मिलते हैं ऐसे लोग, है ना, वो मुंह के पास में आकर के बात करते हैं, गुरुजी है ना, भैया भैया करके ऐसे बात करेंगे, और उनके मुंह से इतनी दुर्गंध आती होती है, वो भगवान, है ना, ठीक है। तो वो क्या है सर, वो चाहे वो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी हो, कितना ज्ञानवान हो, पर उससे बात करने से बचने की कोशिश होती है फिर। तो कम्युनिकेशन आपका इंपैक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है कि ये व्यक्ति के सर, है ना, अच्छा नहीं है ना, आप करना पसंद नहीं करते, तो ऐसा हो जाता है। क्रोनोमिक्स है समय का अध्ययन, समय, समय को कोरिलेट करके भी हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। आप जैसे ज्योति बुलारा जी प्रतिदिन कक्षा में आते हैं, एक दिन भी कक्षा मिस नहीं की, तो मैं आपको क्या कहूंगा
मुझे नहीं पता आप बाकी काम कैसे करते कैसे नहीं करते, बट मैं आपको ये कह दूंगा कि आप पंक्चुअल है। आप जो भी काम हाथ में लेते हैं वो बहुत पंक्चुअलिटी से करते हैं, ईमानदारी है अपनी, है ना। आपका जेआरएफ पक्का होगा क्योंकि आप क्लास नहीं छोड़ते कभी भी। तो टाइम परसेप्शन, कि समय के अवधारणा के आधार पर आप उसमें कुछ अन्य चीजों की कल्पना कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको, कि जैसे ये व्यक्ति जो है समय के प्रति कितना पाबंद है, या ये हमें कोई टाइम देगा और उस टाइम से भी बाद में वेट करवाएगा। जैसे इसने मुझे आज से 500 रुपए दिए कि कल शाम को दे दूंगा, बट नहीं दिए सर, है ना, परसों भी नहीं दिए, तो अगली बार से मुझे पता लग जाएगा कि ये समय का पक्का नहीं है ना। तो इससे हमें ये पता लगती है। ओल्फैक्टिक्स में सर हम गंध आदि के द्वारा कम्युनिकेट कर लेते हैं व्यक्तियों से। फिर इसके लाभ और हानि क्या है, अशाब्दिक के सर फायदे देख लेते हैं। क्या है सर, एक तो इन्फॉर्मेशन को इजिली प्रेजेंट कर सकते हैं। इजिली प्रेजेंट कैसे होता है, आप रेलगाड़ी के पास गए होंगे और वहां पर सर रेलगाड़ी का जो होता है वहां पर ऐसा एक लगा रहता है और उसमें जो है पटरी का ऐसा निशान बना रहता है, आपको पता लगता है कि यहाँ पर रेलगाड़ी आने वाली है, इस तरीके से होता है ना। ठीक है, रेलगाड़ी की पटरी वगैरह है। या बस स्टॉप पर सर लाल बत्ती को देख करके आप रुक जाते हैं, किसी ने बोल के नहीं कहा कि रुक जाना, लाल बत्ती हुई और रुक गए, ग्रीन हुई और चल पड़े। तो आसानी से इंफॉर्मेशन आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज इजिली। या अर्थ डे है, उसको सर अर्थ को बचाने के लिए आपने अर्थ जो है रोई हुई सी अर्थ दिखा दी, आंसू आ रहे अर्थ के आंखों में से, है ना, क्योंकि उस पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उससे एक बड़ा मैसेज आपने इन शॉर्ट और बहुत ही इजिली आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें और क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प टू इलिटरेट पीपल, जो पढ़ नहीं सकते मैसेज को, उनको सर पोस्टर के द्वारा या गेस्टर्स के थ्रू। जैसे मैं साउथ में गया, है ना, तमिलनाडु में, तो वो लोग सर नहीं बोलते हिंदी या हम तमिल नहीं बोलते, तो आपस में कैसे करेंगे, थोड़ा इशारा करके कि नारियल को पढ़ के दिखा दिया कि ये, और हाथ से इशारा कर दिया पैसे, तो वो समझ गए कि पैसे की बात करें, तो हो गया एक्सचेंज गेस्चर के थ्रू। फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, प्रोक्सीमिटी और टचिंग, इनसे भी सर हम सर ये इजी हो जाता है हमारे लिए करना। द मैसेज ऑफ नॉन वर्बल जो होगा वो रिसीवर के पास में जल्दी रिसीव होता है, क्योंकि आंखों से एकदम से गुस्सा किया तुरंत समझ गया बच्चा कि सर गुस्सा नहीं करना। या बोलते तो सर ज्यादा टाइम लगता उसमें, या लिखते तो ज्यादा टाइम लगता, तो कम टाइम लगता है इसमें, एक तो नॉन वर्बल में। इसलिए हम इमोजीज भेजते जल्दी से। जैसे ज्योति जी ने ये मुंह में से पानी आ रहा है ऐसा भेजा, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ये हंस रहे हैं, है ना, बजाय इसके कि ये कहते कि मैं हंस रही हूं, इसके बजाय उन्होंने इमोजीज भेज दिया, तो मैं समझ गया, है ना। तो ये चीजें सर क्या है, टाइम सेविंग होती है। लाभ और हानियां क्या है इसकी, सर एक तो ये नुकसान इसका ये है कि मैंने आपको तरफ आइस से इशारा किया, अब हो सकता है आप उस आइस के इशारे को कुछ गलत समझ लें या न समझे, तो इसमें कभी कभी कुछ चीजें अस्पष्ट होती है, अनिश्चित होती है, समझ नहीं आता। कुछ कुछ कई बार नए नए इमोजीज आ जाते हैं, हंसने वाला तो हम जानते हैं, कुछ इमोजीज ऐसे हैं जिनका मतलब ही हमें नहीं पता, तो वो अगर आपने मुझे भेजा या मैंने आपको भेजा तो उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा, अस्पष्ट है, क्लियरिटी नहीं होती, है ना। इस प्रकार के संचार में लंबी बातचीत और आवश्यक स्पष्टीकरण संभव नहीं है ना। तो यहां पर लंबी बातचीत नहीं कर पाते, अगर केवल नॉन वर्बल करेंगे तो आप कितनी देर तक बोल पाएंगे। हाँ, कालिदास वाली जो स्टोरी थी उनकी शादी जैसे होती है, मुकेश कुमार जी, वो वाली स्टोरी ना, तो लंबी बातचीत पॉसिबल नहीं हो पाती और स्पष्टीकरण संभव नहीं होता, यहाँ पर ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाते अगर केवल इशारों का प्रयोग करेंगे तो आप। और इसमें सर गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर यूज इन दिस कम्युनिकेशन, सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्विकली, जल्दी से सर समझ भी नहीं सकता कोई व्यक्ति। जैसे छोटी बातें समझ के मैंने गुस्सा करके दिखाया वो तो समझ गए आप। एक दमसराज गेम होती है, उसमें सर आप इशारा करके दिखा रहे हैं विशाखा वर्मा जी, तो क्या वो समझ जाता है व्यक्ति का पूरी पूरी की कौन सी गेम की क्या फिल्म का मूवी नाम दिया जा रहा है, जल्दी से नहीं समझ पाता। ठीक है, तो क्या हो जाता है सर, टाइम लगता है इसमें भी, है ना, अस्पष्टता आ जाती है, अ लॉट ऑफ रिपीटिशन, तो इसलिए अपने को बार बार रिपीट करना पड़ता है एक चीज को ताकि उसका मीनिंग हम समझ सके, है ना, किसी चीज को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो एनी रूल, इसमें कोई नियम नहीं होता, फॉर्मेलिटीज नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए सर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहती है, हर एक के साथ ये कम्युनिकेशन यूज नहीं कर सकते। जैसे आइज का इशारा हम सीनियर्स को नहीं कर सकते, मित्रगणों को कर लेंगे, ठीक है। तो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी इन डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कहते हैं यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, किसकी सर, एक विकृत होने की, इंफॉर्मेशन विकृत होने की। मैंने आइज से इशारा किया तो सर अगर आप गलत समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगी उसमें ना, विकृत जल्दी हो जाती है इंफॉर्मेशन ना, या मैसेज जो है रिसीवर इजीली समझ नहीं पाता, तो इसकी हानियां आ गई। अब आपके सामने प्रश्न है सर, इस प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, सुनील जी निकालिए इसका। और इसमें हिंदी मत मांगना, बहुत सिंपल प्रश्न है, जानबूझ के हिंदी नहीं दिया इसमें आपको मैंने, जानबूझ के हिंदी नहीं दिया। रुचि मिश्रा जी, नेहा जी, निकालो इसका उत्तर।
सिंपल थे, प्लीज पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इजी थे सारे के सारे क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी थे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी का आज हम कम्युनिकेशन का स्टार्ट कर रहे हैं क्विजेस। इससे पहले हमने रिसर्च की थी कम्युनिकेशन फर्स्ट डे वाली क्लास, है ना, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ डे की क्लास है। तो ये 3 जो क्लासेस हुई है उनके आधार पर ये क्वेश्चन है सभी। तो बताओ सर इसमें क्या होना चाहिए? फॉर्मल जो होता है वो क्या होगा सर? वेबसाइट हो सकती है, पता नहीं पोस्टर, नहीं सर, एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, एक भी गारंटेड होगा। तो मुझे उत्तर मिल गया सर पूरा ही पूरा, है ना, और देखने की जरूरत नहीं है। और मैं देखूं फिर भी अगर, तो सर इसमें और परफेक्ट क्या है? विजुअल जो होता है, विजुअल देखते हैं किसको है सर? पोस्टर भी दिख जाते हैं, वेबसाइट भी दिख जाती है, इन्फोग्राफिक। मैं श्योर नहीं हूं तो मैं रिटर्न में जाता हूं। रिटर्न में क्या होता है सर? पोस्टर नहीं हो सकता, गारंटी है ना, वेबसाइट हो सकती है, इन्फोग्राफिक हो सकते हैं। नॉन वर्बल क्या है? ये गारंटी है सर, डी जो है डी का 2 होगा, नॉन वर्बल पोस्टर होते ही नॉन वर्बल है हमेशा ही, तो डी का 2 हो गया सर, है ना, समझ आई? आप एग्जाम में बैठे हैं, सारे ऑप्शन आपको एक बार में नहीं पता होंगे सुनील कुमार जी, सारी चीजें नहीं पता होंगी सूचीबद्ध करने वाली। तो 2 या 3 चीजों का आपको पता है तो आपका काम हो गया समझो, है ना। 2 या 3 चीजें उनको पकड़ो और उसके आधार पर प्रश्न को यूज करो, उत्तर को निकालो। आपका प्रश्न यहां से लेकर के यहां तक था, लास्ट तक, और इसी में उत्तर मिला हुआ था, तो सबको पकड़ो और उत्तर निकालो। तो नॉन वर्बल आ गया। अब सर रिटर्न, रिटर्न जो होती है आपकी वेबसाइट, जो रिटर्न फॉर्मेट में होती है, हमेशा ही होती है सर रिटर्न में, वेबसाइट पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। और इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स जो बने रहते हैं, पिक्चर्स एक्सेट्रा बनी रहती है। जैसे मैं कहूं कि मूवीज का कोई बना रहता है ना कभी कभी, लोगो वगैरह, है ना, एडवर्टीजमेंट आती है, वो इन्फोग्राफिक्स हो गई, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ग्राफिक्स का यूज होता है। तो विजुअल होते हैं वो ज्यादातर। बी का 4 सर, डन सर, सारा उत्तर आ गया। और इसका आंसर हमने निकाला है सर क्या? डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, आगे चलते हैं। देखो सर निकालो, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से। और अब ये प्रश्न मेरा ये है हिमा साहू मैम, 4S कौन से हैं? एक गलत है इसमें से, चारों है कौन से वो मुझे बताना है। अर्पिता गुप्ता मैम, चारों एक्चुअल में कौन से वो मुझे बताइए जल्दी से, है ना। 3 तो लिखे हुए हैं यहां पर, सी सही है, सिंगुलर, ये जो है गलत है सर। एक शॉर्टनेस था, मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए ताकि समझने वाला इजी समझ जाए, है ना, ठीक है। और सिंसियरिटी होनी चाहिए मैसेज में। और फोर्थ कौन सा होता है? स्ट्रेंथ 4S। था सर, हाँ जी, स्ट्रेंथ सर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथ था बहुत ही सर एक। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसी पर हमने चर्चा की थी ना लास्ट टाइम। जी। ठीक है, स्ट्रेंथ, मैसेज में स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी आपका डिलीवर होगा अच्छे से। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए उस पर, स्ट्रेंथ। तो ये 4 पार्ट थे, सिंगुलर वर्ड नहीं है, ये सी मेरा ऑप्शन होगा इसका राइट उत्तर, है ना, राइट आंसर सी होगा सर। नोट पूछा था तो सी हो गया, डन सर। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न में सुनील कुमार जी, आपका प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक लास्ट तक है, इन सबको प्रयोग करो और उसके आधार पर उत्तर निकालो क्या होगा। सबको प्रयोग करके आपका ऑप्शन भी आपका क्वेश्चन में काउंट होता है ऑब्जेक्टिव स्टडी में, उसको यूज करो और उसके आधार पर देखो कि बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इसमें। सुशीला बिश्नोई जी, ओके, अमरीश गिरी जी, महान कवि। कॉमन सेंस ये कहती है कि गारंटी है कि फीडबैक हमेशा लास्ट में रहेगा, कॉमन सेंस ये है, फीडबैक पहले आ ही नहीं सकता, सीक्वेंस अरेंज करनी है, फीडबैक हमेशा लास्ट में रहेगा, कॉमन सेंस यही कहती है। तो मैं क्या करूंगा सर? पहले तो एक बार याद होगा, मैंने चार्ट बनाया था आपको बीच में, तो सबसे पहले कौन होता है? सेंडर होता है। सेंडर के पास क्या होता है? मैसेज होता है। मैसेज को वो क्या करता है? एनकोड करता है, किसी भी लैंग्वेज वगैरह में एनकोड करके वो क्या करता है? किसी मीडिया का यूज करता है, मीडिया, वो आप एयर के थ्रू आपको बता सकता है, आपके कानों तक पहुंचा सकता है, कोई कॉल फोन के थ्रू पहुंचा सकता है, इंटरनेट के थ्रू, टीवी रेडियो वगैरह जहां भी, जिससे मीडिया। और फिर क्या करता है? रिसीवर रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद में, रिसीवर के बाद में को क्या करता है? रिसीव करते ही वो समझ नहीं पा रहा, समझने के लिए वो एक एक चीज को आराम से डिकोड करता है, खोलता है उन बातों का मतलब, डिकोड करने के बाद में उसको समझेगा, इवेल्युएट करेगा, उसका मीनिंग निकालेगा, मीनिंग, मीनिंग निकालेगा, और अच्छा मीनिंग, जो भी मीनिंग निकाला है वो मीनिंग निकाल करके आगे पहुंचाएगा। जैसे मैंने कहा रुको मत जाओ, ये बात बोली, अब इसको समझेंगे अमरीश जी और फिर कहेंगे सर अच्छा मुझे जाना है क्या, ठीक है मैं जा रहा हूं, है ना, फीडबैक मिलेगा मुझे। तो फीडबैक सबसे लास्ट में आता है, वो किसकी तरफ जाता है? फीडबैक हमेशा ही रिसीवर से सेंडर की तरफ जाएगा, सिंपल। अब देखो ये वर्ड थे, अरेंज करते हैं अब इसका क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, छोटा मोटा अरेंज करते हैं। डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, लगभग यहां आ रहा है डिकोडिंग। ए, मैसेज फॉर्मुलेशन, मैसेज फॉर्मुलेशन यहां पर हो रहा है, ये क्या है? अपना सी, मैसेज फॉर्मुलेशन सी होगा। मैसेज फॉर्मुलेशन हो गया सी, एनकोडिंग डी है सर,
डी है। और क्या है, फीडबैक ई है, फीडबैक ई है, मान लीजिए यहां पर ई है फीडबैक। और सर क्या बचा, ए बी, बी रह गया। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ट्रांसमिशन माने, अब देखो यहां पर ये छोटी सी बात ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था कि एज इट इज शब्द को मत रखना, ट्रांसमिशन मतलब मीडिया की बात करें कि ट्रांसमिशन किसके थ्रू जो है मैसेज ट्रांसमिट होगा, उसको मीडिया हम बोलते हैं। तो ये क्या होगा सर, अपना बी हो गया। तो लगभग क्या बना सर, आपकी आंसर निकल गया आपके सामने, सी डी बी ए ई, सी डी बी ए ई, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? छोटी से छोटी जानकारी जो आपके क्वेश्चन में उस सबका यूज करें और निकाल लें। तो ये ध्यान रखना कि ये जो सेम शब्द ऐसे कहीं नहीं पढ़े थे हमने, बट यहां पर जो आया उसका मतलब निकालें। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज मतलब सर मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए क्या यूज होता है, मीडिया, माने उसी के थ्रू तो होता है ट्रांसमिशन। तो ये छोटी छोटी बारीकियां याद रखें और रटने के बजाय समझने पर फोकस करें। पेपर 1 में बिल्कुल इजी हो जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे। पेपर 1 रटने से ज्यादा समझने का खेल है, और एक चीज समझने का नहीं है, 10 चीजों को एक साथ समझोगे तब एक प्रश्न हल कर पाओगे।